सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 57। आज हम राहु देव जी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे राहु देव, जिन्हें कि हम छाया ग्रह कहते हैं। राहु देव एक ऐसा ग्रह है जिनका कि स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। सभी ग्रह हमारे कभी वक्री या कभी मार्गी चलते हैं, मगर हमारे राहु देव सदैव और सदैव वक्री ही चलते हैं। ये कभी भी मार्गी नहीं चलते हैं और यह एक घर में 18 माह तक विराजमान रहते हैं। अगर जब ये किसी भी घर में प्रवेश करते हैं तो ये 18 महीने के लिए उस घर में रहते हैं। अब राहु देव, जिनका स्वयं का कोई अस्तित्व ही नहीं है, यह जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसा प्रभाव ले लेते हैं। अगर ये मंगल देव के साथ बैठेंगे तो ये मंगल का प्रभाव लेंगे, और ये गुरु के साथ बैठेंगे तो गुरु का प्रभाव ले लेंगे। मतलब कि जैसा ग्रह होगा वैसे ही उनके कारतत्व को लेकर ये प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। और अगर किसी भी घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और राहु देव अकेले विराजमान है, तो वह जिस घर में बैठते हैं वह उस घर का फल भी करेंगे, और अगर उस ग्रह की कोई और दूसरी राशि भी है तो वह उसका भी फल करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राहु देव हमारे 1 नंबर राशि में विराजमान है, जिसे हम मेष राशि कहते हैं, एरीस लग्न होता है और इसके स्वामी मंगल होते हैं। तो मंगल देव जी की दूसरी राशि जो 8 नंबर की होती है, तो राहु देव अगर 1 नंबर में विराजमान होंगे तो वह इस घर का फल भी करेंगे, और मंगल देव जी की दूसरी राशि 8 नंबर इसका भी फल करेंगे। और राहु देव जी के पास 3 दृष्टियां हैं, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। अब ये जहां भी बैठेंगे वहां से 1 नंबर राशि का फल भी करेंगे, 8 नंबर राशि का फल भी करेंगे, और 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि का भी प्रभाव करेंगे। अब राहु ग्रह को एक मैलेफिक प्लैनेट बोला गया है, एक अशुभ ग्रह है ये। अब अशुभ ग्रह की दृष्टि भी अशुभ ही होगी। बड़ा सिंपल सा लॉजिक आपको पता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ और अशुभ ग्रह की दृष्टि अशुभ। अब राहु देव जहां बैठते हैं वहां भी बुरा प्रभाव देंगे, जहां देखेंगे वहां भी बुरा प्रभाव देंगे। मगर इसको हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि यह किस घर में बैठे हैं या फिर किस ग्रह के साथ बैठे हैं। अच्छे ग्रह के साथ बैठे हैं तो ये अच्छा फल भी दे सकते हैं, और बुरे ग्रह के साथ बैठे हैं तो हमें बुरा फल देंगे ही देंगे। अब हमारे 1, 4, 7, 10, जिसको हम विष्णु स्थान कहते हैं, जिसे हम केंद्र कहते हैं, अगर राहु केंद्र में विराजमान हो तो हमें शुभ रिजल्ट देता है। और अगर ये लक्ष्मी स्थान 1, 5, 9 त्रिकोण में आ जाते हैं तो भी ये हमें बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो अब हमारे विष्णु स्थान और हमारे लक्ष्मी स्थान दोनों में हमें अच्छा रिजल्ट देंगे। अब अशुभ ग्रह अशुभ स्थानों में बैठकर शुभ फल करता है, तो 3, 6, 10, 11, जिसे हम उपचय स्थान कहते हैं। अब ये बुरा ग्रह है तो बुरे स्थानों में बैठेगा, वहां भी अच्छा रिजल्ट देगा। तो एक हमारे विष्णु स्थान जहां पे हमें अच्छा रिजल्ट देगा, फिर हमारे लक्ष्मी स्थान जहां पे हमें अच्छा रिजल्ट देगा। अब 3, 6, 10 और 11 जो कि हमारे बुरे स्थान हैं, यहां पर भी हमें अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि कोई भी बुरा ग्रह बुरे स्थान में जाता है तो अच्छा फल देता है। अब शेष हमारे बचते हैं 2, 8 और 12। तो क्या इन घरों में हमें राहु अच्छे परिणाम देगा या नहीं देगा? तो थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं कि राहु देव किस घर में किस तरह का फल देंगे और किस तरह का फल नहीं देंगे। अब राहु केतु की स्टोरी आप और हम सब ने सुन रखी है। यह एक दानव थे जो देवताओं में जाकर शामिल हो गए थे और अमृत पीने की वजह से ये अमर हो गए। मगर जब ये अमृत पान कर रहे थे उस समय भगवान विष्णु के चक्र से इनका गला काट दिया गया था, जिस वजह से इनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। तो गर्दन के ऊपर से हिस्से को हम राहु कहते हैं और गर्दन के नीचे से लेकर पैरों तक के हिस्से को हम केतु कहते हैं। अब जब राहु हमारा छाया ग्रह है तो राहु को हम भ्रम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि राहु एक परछाई है।
राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। राहु एक अंधेरा है, इसलिए राहु को हम भ्रम भी कहते हैं। राहु हमारा भ्रम है, जो कि वो भ्रांति फैलाता है। आजकल हमारे कलयुग में जितना भी ये मीडिया सेंटर है, जो कि ये मोबाइल फोन है, जो मल्टीमीडिया गैजेट्स है, ये सब के सब राहु है। इसलिए मल्टीमीडिया को भी हम राहु से रिलेट करते हैं। राहु को हम विष भी कहते हैं। राहु को हम डर से भी रिलेट करते हैं। कहते हैं ना, राहु का नाम सुनते ही आदमी के अंदर एक डर आ जाता है, तो इसलिए राहु को डर से भी रिलेट करते हैं। राहु हमारी डिजायर्स हैं। हमारे 12 के 12 घरों में जहां पर भी राहु विराजमान होगा, उस घर से संबंधित डिजायर्स हमारे अंदर जरूर देखने को मिलती हैं। कहते हैं राहु हमें हर चीज से बांधता है। इसे हम बंधन भी कह सकते हैं। हर चीज को शो ऑफ करना, हर चीज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करना, अपनी चीजों को जान जान के शो ऑफ करना, ये सब चीजें हम राहु से रिलेट करते हैं। आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, राहु एक बंधन है, क्योंकि वह हमें हर चीज से बांधता है। अब राहु को बहरूपिया भी कहा जाता है, क्योंकि वो दानवों से देवताओं में जाकर बैठे थे, इस वजह से। अब जिनके भी 1 नंबर घर में राहु विराजमान होता है, तो ऐसे लोगों को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके 2 रूप कह सकते हैं, या फिर इनकी सोच कुछ होती है और ये करते कुछ है। ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा डिजायर्स रखते हैं। वह अपने व्यक्तित्व को, अपने आप को निखारने में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनके सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। ये इस तरह के सपने देखते हैं कि जैसा कोई आम आदमी सोचता भी नहीं है, जिस वजह से लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये इस तरह के सपने पूरे कर भी पाएगा। ऐसे लोग सेल्फिश नहीं होते हैं, मगर फिर भी ऐसा दिखता है ऐसे जातक सेल्फिश होते हैं। और मैं एक शब्द में अगर राहु को कहूं, तो राहु एक मेंटल पावर होता है, जो कि इन लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर राहु 2 नंबर घर में विराजमान हो, दूसरा घर जहां से हम अपने कुटुंब की बात करते हैं, संचित धन की बात करते हैं और अपनी वाणी की बात करते हैं, ऐसे जातक की वाणी में थोड़ा सा एब्यूज लैंग्वेज का स्वभाव देखने को मिलता है। यह बात बात पे अपने मुंह से गाली देने लग जाएं, इस तरह के थॉट्स देखने को मिलते हैं। और ऐसे जातकों को खासकर पुरुषों की पत्रिका में मैंने देखा है कि 60 से 70% पुरुष या तो सिगरेट का सेवन करते हैं या फिर कर के छोड़ चुके होते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में सिगरेट को एक ना एक बार या फिर किसी अल्कोहल को जरूर टच किया होता है, क्योंकि 2 नंबर का राहु एडिक्शन की तरफ आदमी को ज्यादा बढ़ावा देता है। अब अगर 3 नंबर घर में हमारे राहु देव विराजमान होते हैं, 3 नंबर घर जो कि पराक्रम का है, वीरता का है, साहस का है, बहादुरी का है, और ये मल्टीमीडिया का है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कलयुग में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, उन्हें हम राहु के साथ कंपैरिजन करते हैं। अब तीसरा घर तो हमारा मल्टीमीडिया का है। अगर ऐसे जातक मल्टीमीडिया में हो, किसी ट्रांसपोर्टेशन के काम को खोले या किसी वीरता या बहादुरी के काम में करे, तो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। तीसरे घर का राहु आदमी को बिल्कुल निडर बनाता है। ऐसे जातक वो कर जाते हैं कि जो दूसरा सोचने से भी डरता है, क्योंकि राहु वीरता और पराक्रम को बहुत बढ़ा देता है। राहु हर चीज को प्रेशर देता है, हर चीज को इतना हाईलाइट कर देता है कि जो लोग सोच में नहीं पाते, ऐसे जातक वो काम कर जाते हैं। तो तीसरे घर का राहु बहुत अच्छा होता है, ऐसा मैंने पत्रिकाओं में देखा है। अब 4 नंबर घर में अगर राहु विराजमान होता है, जो कि केंद्र का स्थान है, सुख का स्थान है, ऐसे स्थान में राहु अगर शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तो ऐसे जातकों के पास बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, इन सब चीज़ों को देखने को मिलता है। और ऐसे जातक हर चीज़ में शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं। इन्हें कोई भी चीज़ लेनी है तो उसके लिए 4 लोगों को जब तक ये बता नहीं लेते, इनको मज़ा नहीं आता। ये हर चीज़ में शो ऑफ करना बहुत पसंद करते हैं, और हर लग्जरी चीज़, हर हाईफाई चीज़, हर महंगी चीज़ इनको लेने का शौक होता है। इसके साथ साथ ऐसे लोगों को एक मन में डर भी बना रहता है, क्योंकि राहु हमारे डर का भी कारक है।
ऐसे लोगों को लगा रहता है कि कहीं मेरी ये लग्जरी, कहीं ये मेरी फैसिलिटीज, ये सब मुझसे चली तो नहीं जाएंगी, जिस वजह से इनके मन में एक डर भी हमेशा देखने को मिलता है, जिसपे ये अपने आप को हर पल कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं और हर समय एक डर का भाव इनके अंदर जागृत रहता है। अब अगर 5 नंबर घर में राहु होता है, जिसे हम विद्या का स्थान कहते हैं, जिन्हें हम बुद्धि विवेक का स्थान कहते हैं, अगर ऐसे बच्चे पढ़ाई में होते हैं तो वे सिर्फ किताब खोल के बैठे रहते हैं और माता पिता को लगता है कि हमारा बालक पढ़ रहा है और वह पढ़ाई में अच्छा करेगा, जबकि वो आपको पढ़ा दे वो इतना अच्छा करेगा। क्योंकि 5वें घर का राहु अगर मन में भटकाव लाता है तो ऐसे बच्चे किताब खोल के बैठे रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और इतना गुणी होते हैं कि सामने वाले को पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। अब अगर हमारे 6 नंबर घर में राहु देव विराजमान होते हैं, छठा घर जिसे हम अशुभ स्थान कहते हैं, छठा घर जो कि रोग, ऋण, विवाद और शत्रु का स्थान है। अब बुरे घर में बुरा ग्रह जाएगा तो अच्छा फल करेगा। ऐसे जातक को संघर्ष तो देखने को मिलेगा, मगर उन संघर्षों से जीतने की विल पावर इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातकों को नेम और फेम का बहुत शौक होता है और ये मटेरियल स्टिक होते हैं और ये इस बात को स्वीकार करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। अगर आपकी किसी के साथ झगड़ा हो जाए और आपको 2 से 3 लोग मारने के लिए या कुछ गलत करने के लिए आ जाए, तो ऐसे व्यक्ति इतना अच्छा एक ऑरा क्रिएट कर लेते हैं कि सामने वाले को इस बात का भय होने लग जाता है कि कहीं हम इसको मारने आए हैं, कहीं हम मार खा के ना चले जाएं। तो छठे घर का राहु इस तरह का इतना अच्छा एडमास्टर बना लेता है और मेरे हिसाब से छठे घर का राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, आपको संघर्ष से लड़ने की ताकत देता है और बहुत विल पावर और बहुत स्ट्रांग होता है। मगर छठा घर हमारा रोग का है, हमारे ऋण का है। तो अगर बुरे ग्रहों की स्थिति है तो ऐसे जातकों को रोग और बीमारी भी जरूर मिलती है। तो इस चीज से भी थोड़ा सा संभलने की हमें जरूरत होती है। अब अगर 7वें घर में हमारा राहु विराजमान होता है तो 7वां घर जो हमारी धर्म पत्नी का है, जो हमारे पार्टनरशिप का है, और यहां से हम कानून को भी देखते हैं। ऐसे पर्सन बहुत अच्छे लॉयर बन सकते हैं। अगर ये कानून से संबंधित किसी काम को करें तो उसमें बहुत महारत हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोगों के एक्स्ट्रा मेंटल अफेयर्स भी देखने को मिल सकते हैं। या फिर ऐसे जातक के अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो इनकी अपनी वाइफ के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी हो सकती है। मगर ज़्यादातर अगर 7वें घर में मैंने राहु को देखा है तो ऐसे लोगों को रिश्वत लेते हुए या चीटिंग बेईमानी करते हुए या धोखा देते हुए भी देखा है। मगर इसका प्रभाव हम तभी मानेंगे जब हमारे साथ किस ग्रह की युति है या किस ग्रह की दृष्टि है। तो राहु का फल बिना ग्रहों की युति या दृष्टि के या किस राशि में बैठे हैं उसके बिना प्रेडिक्शन करना गलत हो जाएगा। हाँ, ज्यादातर राहु इस तरह का प्रभाव 7वें घर में देखने को मिलता है। अब अगर हमारा राहु 8 नंबर घर में विराजमान होगा तो 8वें घर का राहु जो कि हमें दुख के स्थान में है, तो ये हमारी आयु की वृद्धि भी कर सकता है और आयु की कमी भी कर सकता है। मान लीजिए 1 मिनट के लिए हमारी ये मेष लगन की पत्रिका है। अब अगर राहु मंगल के साथ विराजमान हो जाए तो मंगल लग्नेश होकर अपने ही घर में विराजमान हो गया। अब राहु और मंगल की युति होगी तो ये आपको एक्सीडेंटल या चोट तो दे सकती है मगर आपकी आयु को बढ़ा भी सकती है, क्योंकि इन दोनों की युति आपकी आयु को बढ़ा देगी, क्योंकि मंगल अपने घर का स्वामी अपने ही घर में विराजमान है और राहु के साथ है। मगर अब यहां मंगल मंगल है तो आपको अचानक दुर्घटना भी दे सकता है। अब अगर यहां पर यही युति मैं 3 नंबर या 6 नंबर की बुध की बना दूं तो ऐसे जातक को, अब मैंने मंगल को हटा देता हूं, अगर यही युति बुध की बन जाए तो ऐसे जातक को रोग, ऋण, कोर्ट केस, कोर्ट कचहरी, इन सब चीजों को मिलेंगी ही मिलेंगी। अभी मैंने मंगल को बिठाया तो मैंने आयु की वृद्धि कर दी और अब मैंने यही बुध को बिठाया तो यहां पर इनको रोग भी दे दिए, ऋण भी दे दिए और सारी परेशानियां भी दे दी। तो राहु अगर 8 नंबर घर में है और अकेला है
तो ये आपको अचानक ऐसे धन का लाभ भी करा सकता है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएं, आपकी रातों रात एक ऐसी लॉटरी निकल आए जिससे कि आप सफलता को छू लें। मगर ये सारे प्रभाव हमें ग्रहों की स्थितियों के अनुसार ही देखने को मिलेंगे। अब अगर यही राहु केंद्र के स्वामियों के साथ विराजमान होगा या फिर त्रिकोण के स्वामियों के साथ विराजमान होगा तो हमें अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर यही राहु छठे, तीसरे, 12वें के स्वामियों के साथ विराजमान होगा तो हमें बुरा रिजल्ट दे देगा। और जबकि सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव हमें यह 8वें, 12वें और छठे के स्वामियों के साथ बैठ के देता है। तो फिर वही कह रहा हूं कि बिना युति के, बिना दृष्टि के, बिना जमीन को देखे हम इसकी प्रिडिक्शन बिल्कुल करेक्ट करें, ये नहीं हो सकता। अगर हमारे राहु 9 नंबर घर में विराजमान होगा तो ऐसा पर्सन दिखावा, आडंबर, इन चीजों को बहुत ज्यादा करेगा। हो सकता है ऐसे जातक के पिता भगवान में या अध्यात्म में बहुत ज्यादा विश्वास ना करते हों, ऐसे जातक को धार्मिक यात्राओं पे जाने का ज्यादा शौक ना हो, या वह धर्म को मानता तो है मगर वह शो ऑफ नहीं करता है। और यही अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो ऐसे जातक बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। यह आपको ऐसा ऐसा ज्ञान दे सकते हैं कि जो आप सुन सुन के हैरान हो जाएंगे। अगर हमारे राहु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो, क्योंकि ये त्रिकोण का स्थान है, शुभ स्थान है, यहां पर अगर शुभ ग्रह विराजमान होंगे तो वहां का राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। अब अगर 10 नंबर घर में हमारे राहु देव विराजमान होते हैं, अगर किसी के भी 10 नंबर घर में राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक कर्म के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी समझाने की क्षमता इतनी अच्छी होती है कि कभी किसी का झगड़ा हो जाए और आप ऐसे पर्सन को बीच में मीडिएटर बना दीजिए तो वह आराम से कंप्रोमाइज करा देगा और दोनों सामने वाली पार्टियां इनकी बात को बड़े आराम से सुनेंगी भी, समझेंगी भी और इनके अनुसार मान भी जाएंगी, क्योंकि इनकी समझाने की क्षमता और अपने काम करने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह अपने क्षेत्र में सिर्फ काम पर ही ध्यान देते हैं, अपने कर्म को इतना बढ़ावा देते हैं कि इसके अलावा इनको कुछ और दिखाई ही नहीं देता है। अब अगर यही राहु 4 नंबर घर में बैठा हो तो ऐसे जातक अपनी सारी ताकत अपने घर में ही दिखाते हैं। अब आप अपनी ताकत को घर में दिखाना ज्यादा पसंद करेंगे या कर्म के क्षेत्र में दिखाना ज्यादा पसंद करेंगे? मेरे ख्याल से अगर हम कर्म के क्षेत्र में दिखाएंगे तो हम ज्यादा सफलता पाएंगे, और घर के क्षेत्र में दिखाएंगे तो उलझने, परेशानियां और रुकावटें लेंगे। तो इसलिए 10 नंबर घर का राहु बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। अब 11 नंबर घर में अगर राहु होता है तो ऐसे जातक लाभ के लिए बहुत ज्यादा ललाहित रहते हैं। इनको हर चीज में अपना लाभ सबसे पहले दिखाई देता है। और 11वें घर का राहु भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि यह हमारे हर चीज की वृद्धि करता है। 11वें घर के राहु से धन का लाभ बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, ऐसे जातक टैक्स के रिलेटेड या सरकारी डिपार्टमेंट की चीजों की चोरी भी कर सकते हैं, क्योंकि राहु आपको सिर्फ धन कमाने के लिए दिखाता है जिसके लिए आप किसी भी तरह की कोई भी पोजीशन को स्वीकार कर लेते हैं। 11वें घर का राहु आपकी सोशल नेटवर्किंग को बहुत अच्छा बनाता है। आपके बड़े बड़े अधिकारियों से या बड़े बड़े लोगों से आपके टचेस होते हैं और आप उन लोगों से फायदा उठाना बखूबी जानते हैं। ऐसे जातक लाइजनिंग का बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं और उससे बहुत अच्छा धन भी कमाते हैं। ऐसे जातक अपनी लाइफ से सिर्फ उन्हीं लोगों को अपने साथ रखते हैं जिनसे इनको फायदा मिलता है, और बाकी लोगों को या तो ये अपनी लिस्ट से काटते चले जाते हैं या इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जातक अपने धन के लिए बहुत मेहनती होते हैं और अच्छा लाभ कमाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अब अगर हमारे राहु देव 12 नंबर घर में विराजमान होते हैं, 12वें घर में राहु को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता। अब एक मैं उदाहरण दूं कि अगर मान लीजिए राहु की युति शुक्र के साथ हो जाए तो ऐसे जातक शयन कक्ष में या शयन से संबंधित या फिर अदर रिलेशन के प्रति बहुत सारा धन खर्च करने को तैयार रहते हैं। वह एक बार अगर किसी गलत लत में लग जाते हैं तो वह उस पर बार बार पैसा खर्च करने को तैयार रहते हैं। और यही युति अगर किसी अच्छे या गुरु जैसे प्लैनेट के साथ बन जाती है जो कि 9वें घर का स्वामी हो,
तो आप धर्म के प्रति, अच्छे अध्यात्म के प्रति, उन चीज़ों में दान पुण्य करना या फिर उस थॉट को सोचना, उस ज्ञान को अर्जित करने में लग जाते हैं। अगर 12 नंबर घर में राहु अकेला है तो यह हमें जेल योग भी दे सकता है, ये हमें विदेश की यात्रा भी दे सकता है, ये हमें लंबी यात्राएं भी दे सकता है। मगर आजकल हम कलयुग में राहु को लंबी यात्राओं से ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि मैंने राहु को देखा है, जिनकी राहु की दशा आती है 60 से 70% पत्रिकाओं में अगर राहु 12वें घर में विराजमान है तो ऐसे जातक विदेश की यात्रा या विदेश पार जाना ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर राहु 7वें नंबर घर में है या 7वें नंबर घर पे उसकी दृष्टि या कोई प्रभाव पड़ रहा है तो उस समय पर जातक की शादी या विवाह की चर्चा या उसकी बात भी हो रही है। जबकि हमारे 7वें घर में विवाह का कारक शुक्र देव है। जब शुक्र की दशा आती है या लग्नेश सप्तमेश की दशा आती है तब हम विवाह के बारे में ज़्यादा विचार करते हैं। मगर मैंने कई पत्रिकाओं में देख रहा हूं कि जब जब राहु की दशा आई है या राहु का कोई संबंध बन रहा है तो राहु विवाह करवा रहा है। उसी तरह से 12वें घर का राहु जो कि हमें जेल योग दिखाता है, जो कि हमारा गलत लत दिखाता है, हमें एडिक्शन दिखाता है या हर बुरी आदतों को भी दिखाता है। मगर आजकल की पत्रिकाओं में राहु से मैं देख रहा हूं लोग विदेश पार की यात्रा कर रहे हैं या फिर किसी गलत एडिक्शन में पड़ के गलत कामों की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर राहु 12वें घर में है तो ऐसे लोगों को किसी ना किसी तरह के गलत रिलेशन में फंसा सकता है या फिर ज्यादातर आपको नींद ना आने की परेशानी भी देखी जाती है। 12वें घर का राहु हर गलत तरीके से आपको पैसा कमाने के चांसेस दे सकता है। जिस तरह से आप ड्रग्स की डीलिंग करना चाहें, कोई शराब की तस्करी करना चाहें, इस तरह के सारे व्यापार अगर 12वें घर में राहु विराजमान हो तो ऐसे जातक कर सकते हैं। 12वें घर का राहु एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। यहाँ पर जातक बड़ा स्वतंत्र हो जाता है। 12 नंबर घर में राहु को जब मैंने देखा है तो ज़्यादातर लोगों के ऊपर कोर्ट केस या लिटिगेशन के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाँ, अगर राहु शुभ ग्रहों के साथ है तो शुभ प्रभाव भी देखा जाता है। मगर 8वें घर का और 12वें घर का कंपैरिजन करूं तो 8वें घर से ज़्यादा बुरा प्रभाव राहु 12वें घर में देता है। मगर मेरी ये सारी प्रिडिक्शंस तभी सही होंगी या गलत होंगी कि जब हम ये देखें कि किस ग्रह की युति है, किस ग्रह के साथ है, दृष्टि किस घर की पड़ रही है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अभी शुक्र बैठा होगा और आदमी अगर किसी गलत चांस में पड़ जाएगा तो वह गलत एक्टिविटीज़ में बार बार पैसा खर्च करने लग जाता है। और यही अगर गुरु के साथ बैठ जाएगा तो वह अध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ या अच्छी आदतों की तरफ पैसा खर्च करना शुरू कर देगा। तो हमें इसमें युतियों को बहुत अच्छे से देखना और समझना बहुत जरूरी है। ओवरऑल राहु एक बहुत अच्छा प्लैनेट है और राहु को समझ पाना मेरे हिसाब से मेरे बस में तो नहीं है। आज मैंने आपको राहु का 12 के 12 घरों में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन करके प्रिडिक्शन करने का प्रयास किया है, क्योंकि राहु को बिना किसी घर के, बिना किसी युति के समझना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। मगर फिर भी कुंडली के 12 भावों में राहु किस तरह का रिजल्ट देता है, इसकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी मैंने आपको देने का प्रयास किया है। एक छोटी सी जानकारी और आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। मुझसे कमेंट्स में पूछा जा रहा है कि मुझे कोई अच्छी किताब का नाम बता दिया जाए। अगर तो आप नए बिगनर हैं तो बहुत अच्छी किताब आती है, 60 से 70 पन्नों की है, जिसे हम लघु पराशरी कहते हैं। अगर वहाँ से अपने आप बेसिक की शुरुआत करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे मैंने वृहत पराशर होरा शास्त्र इस पुस्तक का भी अध्ययन किया है। इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी हुई है जो पंडित सीताराम झा के द्वारा लिखित है। और अगर आप और गहन अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप फल दीपिका को भी पढ़ सकते हैं और उत्तर काला अमृत इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। इस तरह की मैं बहुत सारी किताबों का अध्ययन करता रहता हूं और जो भी ज्ञान मुझे मिलता है मैं आपके साथ साझा करता रहता हूं। मगर आप स्टार्टिंग के लिए अभी इतनी किताबों से काम शुरू करें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।